हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 23 एग्जामिनेशंस और आज इसका 19th लेक्चर है। लगातार बैक टू बैक बिना किसी ब्रेक के ये जो लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, दिस हैज बीन गोइंग अमेजिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। ये सारे लेक्चर्स प्रीमियर होते हैं, मैं रोज सुबह इनको रिकॉर्ड करता हूँ, शाम को ये लेक्चर्स प्रीमियर हो जाते हैं and I see your response and it's amazing. जिस तरह से you guys have been supporting it, it's just truly amazing. Thank you so much everyone and I seriously hope कि ये सारा आप लोगों के लिए helpful है। जो notes में यहाँ पर PDF में दे रहा हूँ, आप लोगों को description में दे रहा हूँ, वो आप लोग डाउनलोड करते हो, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करते हो। अगर वो नहीं कर रहे हो तो इसका कोई फायदा लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका फायदा डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलने वाला है। ऑलराइट, पीजीबीपी का आज आखिरी सेशन है, पांचवा और आखिरी सेशन है पीजीबीपी का, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद पीजीबीपी खत्म हो जाएगा एंड टुडे वी विल हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 हेड्स। तो बहुत ही सही चीज होने वाली है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, आप लोग मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है, रोज रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक टैक्सेशन की क्लासेस चलती हैं। बाकी अनअकैडमी प्लस के वार्म अप बैच में जीएसटी की डिटेल क्लासेस चल रही हैं और आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। ये क्लासेस मेरी चलती हैं मंडे टू सैटरडे दोपहर को 2:45 PM से 4:45 PM। ऑल्दो जीएसटी में यहां पर कवर करूंगा, फास्ट ट्रैक मोड में डेफिनेटली जीएसटी कवर करूंगा, नोट्स भी दूंगा, अपडेटेड भी रहेगा जो भी मैं यहां पर कवर करूंगा, बट स्टिल आई हाईली रेकमेंड कि आप डिटेल्ड क्लासेस यहां पर जीएसटी वाली जरूर देखें। राइट, मे 23 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था कि आपको कैसे पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए वगैरह वगैरह, सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप्स देना चाहिए। तो उस स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट, बहुत हेल्पफुल होगा इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रिविजन स्ट्रैटेजी। बाकी सब तो ठीक है, पढ़ाई तो हम लोग यहाँ पर कर ही रहे हैं, नोट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं, कहां से पढ़ने वाला मैटर एकदम सॉर्टेड है, लेकिन कैसे कैसे रिवाइज करना चाहिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है और आई थिंक वो आप लोगों के लिए डेफिनेटली काफी हेल्पफुल रहेगा। इस पूरे फास्ट ट्रैक कोर्स की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी सेशंस हैं वो सारे के सारे आपको एक जगह पर मिल जाएंगे सीक्वेंशियल बेसिस पर, तो आपको कुछ भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ जो भी यहाँ पर मैं नोट्स देता हूं वो नोट्स का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 3 लिंक्स आपको मिलेंगे, लिंक फॉर प्लेलिस्ट, लिंक फॉर स्ट्रैटेजी सेशन एंड लिंक फॉर नोट्स। लिंक फॉर नोट्स के अंदर आपको शेड्यूल नाम की एक एक्सेल स्प्रेडशीट भी दिखाई देगी जिसमें आपको पूरे कोर्स का टेंटेटिव शेड्यूल पता चल जाएगा कि किस दिन कौन कौन सी क्लासेस आपकी होने वाली है। राइट, with this let's get started with today's session। हम लोगों को आज से ये क्वेश्चन से सॉल्व करना है, इससे पहले कि जितना भी कुछ था आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस नाउ। So during the financial year 22-23, the following payments or expenditure were made incurred by Mr. Yuvan Raja, a resident individual whose turnover during the year ended 31st March 21 was 99 लाख रुपीस। हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर रेलेवेंट है? प्रीवियस ईयर 22-23 हमारे लिए रेलेवेंट है और यहां पर आपको प्रीवियस ईयर 21-22 की टर्नओवर दी हुई है 99 लाख रुपीस की। ठीक है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 202 लाख थी, तो वहां पर ये बताया था मैंने आपको कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करती है। राइट, लेकिन वो कुछ ही कुछ केसेस में होता है। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि चाहे आपकी टर्नओवर पिछले साल की कितनी भी रही हो, लेकिन फिर भी आपको टीडीएस काटने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी लायबिलिटी होती है कि आप टीडीएस काट के सरकार को जमा करें। राइट, तो यहां पर अभी ऑब्वियसली जब हम लोग टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये वाली चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगी कि किसकी टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, किसकी टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है, कब है, कौन से केसेस में है, कौन से केसेस में नहीं है। लेकिन अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बस थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा, तो उसके बेसिस पर हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, interest of 45,000 rupees was paid to Rahman and Company, a resident partnership firm, without deduction of tax at source। इंटरेस्ट दिया गया यहां पर विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है ना, पार्टनरशिप फर्म होती है, ये अगर इंटरेस्ट पे करती है, ये अगर इंटरेस्ट पे करती है तो इसकी टीडीएस काटने की लायबिलिटी तभी अराइज होती है अगर ये जो होता है, अगर इसका ये टर्नओवर है ये 1 करोड़ को क्रॉस करता है। अगर इसका टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं करता है, अगर इसका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है तो फिर टीडीएस काटने की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो लेट्स सी,
The obligation to deduct tax at source from interest paid to resident arises under section 194A in case of an individual whose turnover in the immediately preceding previous year, that is previous year 21-22, exceeds 1 crore rupees, right? तो अगेन इसमें परेशान मत होना कि हमें कैसे पता चलेगा वगैरह वगैरह। जब हम टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाला चैप्टर करेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा, ये सारे एक एक सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, 194A, 194B, 194I, 194C वगैरह वगैरह। तो हर सेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। Thus, in the present case, since the turnover of the assessee is less than 1 crore rupees, he is not liable to deduct tax at source. Hence, disallowance under section 40A1A is not attracted in this case. Next, 10 lakh rupees was paid as salary to a resident individual without deduction of tax at source. अच्छा, अब यहां पर without deduction at tax at source आपने सैलरी पे की है, तो सैलरी में क्या हो जाता है, सैलरी में सैलरी के केस में क्या टर्नओवर को देखा जाता है, तो सैलरी के केस में टर्नओवर को नहीं देखा जाता है। सैलरी अगर आप पे कर रहे हो तो आपको सभी इंप्लॉइज की टीडीएस काटना जरूरी होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट। तो यहां पर इवन दो इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से कम था, लेकिन क्योंकि इसने सैलरी पे की है तो सैलरी के केस में टीडीएस काटना जरूरी होता है, ठीक है। ऑलराइट, the disallowance of 30% of sums payable under section 40A1A would be attracted in respect of all sums on which tax is deductible under chapter 17B, section 192, which requires deduction of tax at source from salary paid. तो salary paid के लिए section 192 होता है, यहां पर ये कहता है इसका वर्णन चैप्टर 17B, the obligation to deduct tax at source under section 192 arises in the hands of all assessees employer even if the turnover amount does not exceed 1 crore rupees in the immediately preceding previous year. Therefore, in the present case, the disallowance under section 40A1A is attracted for failure to deduct tax at source under section 192 from salary payment. However, only 30% of the amount of salary paid without deduction of tax at source would be disallowed. ठीक है, ये भी हो गया। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द पॉइंट नंबर 3। Commission of 16,000 rupees was paid to Mr. Vidyasagar, a resident, on 2nd July 2022 without deduction of tax at source. तो कमीशन पे भी जब आप पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आपकी तभी अराइज होती है अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का 1 करोड़ को क्रॉस करे, तो यहां पर भी डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 1 करोड़ से कम था प्रीवियस ईयर का। देखो, the obligation to deduct tax at source under section 194H from commission paid in excess of 15,000 rupees to a resident arises in the case of an individual whose total turnover in the immediately preceding previous year, that is previous year 21-22, exceeds 1 crore rupees. In the present case, since the turnover of assessee is less than 1 crore rupees, he is not liable to deduct tax at source under section 194H. So, Mr. Raja is not required to deduct tax at source under section 194M also, since the aggregate of such commissions to Mr. Vidyasagar. अब ये वाला भी जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर सी, तो ये भी आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब हम लोग टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाला करेंगे। बट just for the purpose of inclusion of these kind of questions here, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पीजीबीपी वाला टॉपिक कर ही रहे, तो इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। अदरवाइज ये वाले क्वेश्चंस आप लोग तब करोगे जब हम लोग टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स करेंगे, ठीक है। आइए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं आरटीपी मे 20 का। Dr. Arjun runs a clinic in Delhi. As per the new rule in the city, private cars can be plied in the city only on alternate days. ठीक है, तो ये ऑड इवन रूल एक आया था 2016 में, अगर आप लोगों को याद होगा, तो उसमें ये था कि ऑड नंबर वाली गाड़ियां एक दिन चलेंगी, इवन नंबर वाली गाड़ियां एक दिन चलेंगी टू कर्ब द पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो ये वाला रूल आया था, उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। Dr. Arjun runs a clinic in Delhi. As per the new rule in the city, private cars can be plied in the city only on alternate days. He has purchased a car on 25th September 22 for the purpose of his medical profession as per the following details. So cost of car 15 लाख रुपए की आई, दिल्ली का जीएसटी 14%, 2,10,000, टोटल प्राइस ऑफ द कार 19,20,000 रुपए आ जाता है। अच्छा, जिन लोगों को जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को पता भी होगा कि प्राइवेट व्हीकल पर या मोटर कार पर जो जीएसटी आप देते हो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर ये जीएसटी ब्लॉक्ड होता है, राइट। तो यहां पर अगर ये जीएसटी ब्लॉक्ड होता है तो ये जो 4,20,000 रुपए का जीएसटी पे किया ये कॉस्ट बन जाती है, तो कॉस्ट ऑफ द कार विल बी 19,20,000 रुपीज, राइट। बाकी हम लोग जब इसको जीएसटी पढ़ेंगे, जब फास्ट ट्रैक कोर्स में भी जब हम लोग जीएसटी को रिवाइज करेंगे, तब मैं आप लोगों को और इसको डिटेल में बताऊंगा कि मोटर कार्स पर जीएसटी का क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है एंड ऑल दैट, व्हाई इज द क्रेडिट ब्लॉक्ड ऑन मोटर कार्स, राइट। सो एनीवे द पॉइंट इज कि अगर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि ये 4,20,000 रुपए कॉस्ट बन जाती है, तो 19,20,000 रुपए इज द कॉस्ट ऑफ द कार, ठीक है। 19,20,000 रुपए इज द कॉस्ट ऑफ द कार, ठीक है। He put his car to use from 25th September 2022 itself, ठीक है। तो 180 डेज से ज्यादा दिन के लिए put to use हुआ,
He estimates the usage of car for personal purposes will be 25%. अच्छा, तो पार्टली पर्सनल पार्टली प्रोफेशनल पर्पस के लिए हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स में तो पूरी की पूरी कॉस्ट जाएगी। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कॉस्ट को बाइफरकेट करके नहीं डालेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में पूरी कॉस्ट को डालेंगे, लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ब्लॉक में से सिर्फ 75% माइनस होगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए 75% ऑफ द कार ओनली इज बीइंग यूज्ड। ठीक है। He is advised by his friends that since the car has run only on alternate days, half the depreciation which is otherwise allowable will be actually allowed. तो इसके वही कुछ जैसे दोस्त होते हैं यूजुअली जो आपको गलत राह पे दिखाते हैं, जो आपको ऐसे मजे लेने के लिए करते रहते हैं, हाँ चल 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 इसकी लेते हैं, और फिर ये गलत टैक्स गलत डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, इनकम टैक्स से इसको जूते पड़ेंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों ने मजे लेने के लिए इसको ऐसे ही बहका दिया कि अरे भाई पागल है क्या, तू खुद सोच यार, तू लॉजिकली सोच यार, तू मतलब लॉजिकली सोचना, क्या इतना जा रहा है इसमें कि तू अगर कार सिर्फ ऑल्टरनेट डेज चला सकता है तो फिर तेरे को आधे रेट का डेप्रिसिएशन ही मिलना चाहिए। ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको पूरे रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि पुट टू यूज हो गया था फॉर मोर देन 180 डेज। राइट। ऐसे तो फिर क्या हो गया कि मैं कोई भी एसेट लाया और फिर मैंने उसको रखा रहा और मैं पुट टू यूज मैंने कर दिया, मैं आज कोई गाड़ी खरीद कर लाया, ठीक है, मैं फरवरी में कोई गाड़ी खरीद कर लाया, उसको मैंने आज ही यूज करना शुरू कर दिया, चलो फरवरी छोड़ दो। ठीक है। मैंने अप्रैल में कोई गाड़ी खरीद ली, अब अप्रैल में मैंने गाड़ी खरीदी, अप्रैल में मैंने उसको यूज किया, फिर 3-4 महीने के लिए मैं कहीं बाहर चला गया, तो क्या उन 3-4 महीनों का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि आपने पुट टू यूज करने के बाद कितने दिन उसको यूज किया और कितने दिन वो एसेट आइडल पड़ा रहा। राइट। ऑल दैट मैटर्स इज कि आपने पुट टू यूज कब किया, तो आपने पुट टू यूज कर दिया था एंड इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, हेंस पूरे रेट से इसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। He is advised by his friends, तो ये तो हो गया। He has started using the car immediately after purchase. Determine the depreciation allowable on car for assessment year 23-24 if this is the only asset in the block. If this car would also be used in subsequent assessment year 24-25 on the same terms and conditions above, what will be the depreciation allowable? Assume that there is no change in the legal position under the Income Tax Act 1961. ठीक है। तो अब देखो यहां पर कार है तो 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, 15% के रेट से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप देखते हैं सबसे पहले तो सिंस दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, सिंस दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक और ये प्रीवियस ईयर 22-23 में खरीदा गया है, तो फिर हम सबसे पहले तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है। हम सबसे पहले WDV फॉर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, लेकिन WDV फॉर डेप्रिसिएशन की भी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग WDV कुछ थी ही नहीं। ठीक है। ओपनिंग WDV थी नहीं। इफ कार इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक तो उस ब्लॉक में कुछ और था नहीं, उस ब्लॉक में अगर कुछ था नहीं तो ओपनिंग WDV थी नहीं, तो इसी 19,20,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो ओपनिंग WDV नील थी, ओपनिंग WDV नील थी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर मोर देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज हुआ कितना, 19,20,000 आप ऐड करोगे, 19,20,000 आप ऐड करोगे। ठीक है। तो ये आपका 19,20,000 रुपए आ जाएगा। अब आपके देखो सेल प्रोसीड्स कुछ था नहीं आपका, तो 19,20,000 रुपए इज योर WDV फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब इस 19,20,000 रुपए पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। इस 19,20,000 पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। आइए कैलकुलेटर देता जरा बताइए। तो 19,20,000 पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगा, ये आया 2,88,000। लेकिन इसका सिर्फ 75% ही अलाउेबल होगा बिजनेस में, क्योंकि 25% यूज इज फॉर पर्सनल पर्पसेस। राइट। तो इसका 75% करेंगे एंड ये हो जाएगा 2,16,000 रुपए। ठीक है। ये हो जाएगा 2,16,000। ठीक है। तो ऑल्दो ये थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा होगा आप में से कई सारे लोगों को कि कायदे से तो 19,20,000 का भी 75% ही लेना चाहिए था बिजनेस में, लेकिन नहीं, लॉ ऐसे ही बोलता है तो हम ऐसे ही करेंगे। राइट। कि हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स में तो पूरा का पूरा ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन भले ही हम कम क्लेम करें। तो ये हो गया। अब तो 19,20,000 माइनस 2,16,000 ये आता है 17,04,000, 17,04,000। उसके बाद इसने कहा कि अगले साल भी अगर यूज होगा और लीगल पोजीशन एकदम सेम रहे तो फिर इसकी टैक्सेबिलिटी और डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। तो देखो अगले साल 17,04,000, अगले साल 17,04,000, कुछ कॉस्ट आई नहीं तो ये 17,04,000, कुछ सेल हुआ नहीं तो 17,04,000। अब देखो अब आप 17,04,000 पर 15% का डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब आप 17,04,000 पर 15% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर ही लगता है डेप्रिसिएशन, पर ये 15% का भी हम बाइफिकेशन करेंगे 25 और 75 में, और हमें डिडक्शन मिलेगा सिर्फ इसके 75% का, सिर्फ इसके 75% का। तो 191,700 ये हमें रिडक्शन मिल गया।
तो ये हो गया 17,04,000 माइनस 191,700, ये हो गया 15,12,300, 15,12,300 रुपए, 15,12,300। ठीक है, ये हो गया 15,12,300 रुपीज। दिस इज योर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नवंबर 19 में आया था, 4 मार्क्स का। मिस्टर प्रकाश इज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल्स। एज ऑन 1 April 22 ही हैड द फॉलोइंग व्हीकल्स। एबीसी ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है? 8,500, लाइट गुड्स व्हीकल है। 13,000 ये हैवी गुड्स व्हीकल है। और ये जो 12,000 वाली आ जाती है, ये भी आपकी हैवी गुड्स व्हीकल आ जाती है। ठीक है, ये 12,000 वाली जो होती है, ये भी आपकी हैवी गुड्स व्हीकल आ जाती है। 12,000 से कम वाली जो होती है, 12,000 से कम वाली जो होती हैं, वो नहीं, सॉरी, 12,000 से ऊपर वाली जो होती हैं वो हैवी होती हैं। वेरी सॉरी। ठीक है, 12,000 तक आपकी लाइट वेट होती हैं, 12,000 से ऊपर हैवी वेट होती हैं। आप अपने नोट्स में चेक करिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 12,000 वाली जो व्हीकल है, ये एक्चुअली लाइट वेट गुड्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। 12,000 से अगर ऊपर होता है तो उसको हैवी वेट कहा जाता है। राइट, तो ये लाइट वेट है, ये लाइट वेट है, ये हैवी वेट है। हैवी वेट में किस तरह से लगता है? 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ। राइट, और लाइट वेट्स में क्या लगता है? 7,500 पर मंथ पर व्हीकल। ठीक है, उसमें टनेज का कोई केस नहीं होता है। नाउ डेट ऑफ परचेज ये हुआ 2 April 2021, ठीक, 15 May 2021, 4 August 2021। ओके, पुट टू यूज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, यस, और यहां पर ये नो आ गया, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 22-23, तो ये तो प्रीवियस ईयर 21-22 वाला हो गया। या तो यहां पर डेट्स मैंने गलत लिखी हुई है, या तो ये, चलो आगे देखते हैं, आगे हो सकता है कुछ और निकल के आए क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स, डी और ई। ठीक है, कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44 AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, हमने पहले भी खरीद रखी थी तो क्या फर्क पड़ता है? प्रीवियस ईयर 22-23 में हम लोग यूज तो उसको कर रहे हैं। और वैसे भी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है, जिसमें गुड्स व्हीकल्स वाली बात, जिसमें ये गुड्स व्हीकल्स वाली बात होती है, इसमें हम लोग पुट टू यूज तो देखते ही नहीं है। इसमें तो हम ये देखते हैं नंबर ऑफ मंथ्स ओन्ड कितना था, मेरे पास गाड़ी कितने महीनों के लिए थी साल भर में। राइट, तो अगर ये 2 April 2021 को परचेज की थी तो हमारे पास 22-23 में तो थी ना ये गाड़ी। और अगर 22-23 में ये थी हमारे पास, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि गाड़ी को यूज किया गया है या नहीं किया गया है, इस पर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। राइट, सिमिलरली 15 मई 2021, 15 मई 2021, 21-22 में खरीदी गई थी, तो 22-23 में थी तो ना हमारे पास, अनलेस क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि कहीं मकान, कहीं ये वाली गाड़ी बेची गई, तो बेची तो गई नहीं। उसके बाद 4 अगस्त 2021 को खरीदी गई थी ये गाड़ी, और 22-23 में यूज नहीं हुई क्योंकि ये रिपेयर में पड़ी थी, तो क्या फर्क पड़ता है? थी तो ना हमारे पास, और अगर हमारे पास थी तो इस पर भी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, आ जाओ, बस शुरू किया जाए। तो अब यहां पर प्रीवियस ईयर 22-23 में ये लाइट वेट व्हीकल खरीदी और ये हैवी वेट व्हीकल खरीदी है। तो पहले हैवी वेट वाली व्हीकल्स का देखते हैं। तो एक तो हैवी वेट व्हीकल ये वाली हो गई 13,000 टन वाली। ठीक है, ये 12 महीने हमारे पास थी, 12 महीने हमारे पास थी क्योंकि प्रीवियस ईयर 21-22 में खरीदी गई थी, तो 22-23 में पूरे 12 महीने हमारे पास थी। और ये 15,000 वाली जो थी, ये 11 महीने के लिए हमारे पास थी क्योंकि मई में खरीदी गई थी। ठीक है, तो हैवी वेट वाला देखते हैं अगर, तो हैवी वेट वाला एक तो व्हीकल नंबर बी हो गई, बी 13,000 टन। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज इसकी क्या है? डेट ऑफ परचेज 15 मई 2021। डेट ऑफ परचेज 15 मई 2021। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स द व्हीकल इज ओन्ड, पूरे के पूरे 12 महीने। ठीक है, पूरे 12 महीने। रेट पर टन आपका आ जाएगा 1,000। ठीक है, टन कितने हैं? टन है ये 13 टन है। तो अभी कितना हो जाएगा? वन व्हीकल फॉर 12 मंथ्स इंटू 1,000 इंटू 30। तो 1 इंटू 12 इंटू 1,000 इंटू 13 कितना आता है? ये 1,56,000 आता है। 1,56,000 ये आ जाता है। इधर देखो, ये हमने खरीदा व्हीकल नंबर ई 15,000 टन की 15 मई 2022 को खरीदी। ये खरीदी 15 मई 2022 को। ठीक, तो ये 11 महीनों के लिए आपके पास आई 1,000 रुपीज, और ये 15 टन की थी ना। तो वन व्हीकल फॉर 11 मंथ्स, वन व्हीकल 11 मंथ्स 1,000 रुपीज इंटू 15, ये हो जाता है आपका 1,65,000। 1,65,000।
ठीक है, 1,65,000 हो गया। लाइट गुड्स व्हीकल देखते हैं, तो लाइट में एक तो ए आ गई 8,500 की, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ये 2 अप्रैल 2021 को खरीदी गई थी, 2 अप्रैल 2021 को खरीदी गई थी। नंबर ऑफ मंथ्स 22 तेईस में, पूरे 12 महीने के लिए। रेट पर मंथ 7,500, टनेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 इंटू 7,500 कितना होता है, 12 इंटू 7,500, ये आ गया आपका 90,000, ये आया 90,000। उसके बाद ये 12 टन की व्हीकल नंबर सी, ये 4 अगस्त 2021 को खरीदी गई थी, 4 अगस्त 2021 को खरीदी गई थी। ये भी 12 महीने के लिए मैंने ओन की, और 7,500 रुपए पर मंथ के रेट से इस पर भी लग जाएगा 90,000 रुपए। ठीक है, इस पर भी 90,000 रुपए लग जाएगा। और उसके बाद ये जो नई व्हीकल खरीदी डी, ये 11 टन की खरीदी, और ये 30 अप्रैल को खरीदी, तो ये भी 12 महीने के लिए आपके पास रहेगी। डेट ऑन विच इट इज पुट टू यूजेस इन मटीरियल, तो 30 अप्रैल को खरीदी गई थी, 12 महीने के लिए थी, 7,500 नील, और ये 90,000। तो टोटल आपकी प्रिजम्पटिव इनकम कितनी आती है, 1,56,000 प्लस 1,65,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000 प्लस 90, दिस कम्स टू 5,91,000, कम्स टू 5,91,000। ठीक है सर, 5,91,000 ये निकल कर आ गया है। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेक्शन 40B, इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन बाय फर्म एलएलपी टू पार्टनर्स। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट देती है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, या पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर्स को सैलरी वगैरह देती है, जो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते हैं ना, टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू वगैरह वगैरह, तो ये सारी जो चीजें, जो भी रेम्यूनरेशन एक फर्म देती है अपने पार्टनर्स को, उसका पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा क्लेम करेगी। यस, पार्टनरशिप फर्म जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका खर्चा क्लेम करेगी, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट करेगी, राइट। तो कितना खर्चा अलाउड है, क्योंकि ऐसे तो क्या होगा कि प्रॉफिट दिखाई ही नहीं कोई भी पार्टनरशिप फर्म, जितना भी प्रॉफिट आया वो सब सैलरी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सैलरी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो तो नील हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे तो सर इसमें फिर ये भी तो होगा कि पार्टनर के हाथ में दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पीजीबीपी, राइट। पार्टनर के हाथ में इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पीजीबीपी, लेकिन फिर प्रॉफिट, फिर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ठीक है, फिर पार्टनरशिप फर्म का जो आपने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया या P&L बनाया, उसमें तो नेट प्रॉफिट तो आपने हमेशा ही नील दिखा दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म से भी कुछ ना कुछ टैक्स चाहिए, तो यहां पर एक कैप लगाई हुई है कि आप अपने पार्टनर्स को सैलरी दो, आप अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दो, रेम्यूनरेशन दो, कुछ दो, लेकिन आपको उसका डिडक्शन हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अलाउ करेंगे, राइट। जितना भी, और बड़ा ही लॉजिकल है, देखो पार्टनरशिप फर्म को सैलरी का डिडक्शन, जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को सैलरी देती है उसका रिडक्शन अलाउड है, और पार्टनर के हाथ में ये वाली सैलरी टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड पीजीबीपी, राइट। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन इमेजिन करो, फिर यहां पर नीचे वो भी आता है ना, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी P&L अप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट बचता था, उस प्रॉफिट को ए बी सी जितने भी पार्टनर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दैट प्रॉफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट प्रॉफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो तो प्रॉफिट आ गया है। अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया एबीसी में, वो अलग बात है, बट दैट प्रॉफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, लेकिन अब जो एबीसी को जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है, एकदम सीधी सी बात है। पार्टनरशिप फर्म अगर सैलरी दे रही है और सैलरी का खर्चा पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हो रहा है, तो सैलरी पर टैक्स कौन देगा, पार्टनर देगा एज पीजीबीपी इनकम, राइट। लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट पर पार्टनर कोई टैक्स नहीं देगा। क्यों टैक्स नहीं देगा, क्योंकि वो तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आ गया, उस पर पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी। एकदम सीधी सी बात है, एक ही इनकम दो जगह टैक्स नहीं हो रही है। सैलरी का खर्चा अगर पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है तो सैलरी पर पार्टनर टैक्स दे रहा है, ठीक है, एज पीजीबीपी इनकम। लेकिन अगर प्रॉफिट पर जो भी टैक्स है वो पार्टनरशिप फर्म दे रही है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स को जा रहा है उस पर पार्टनर्स कोई टैक्स नहीं दे रहे। आओ देखो, रेम्यूनरेशन शुड बी पेड ओनली टू अ वर्किंग पार्टनर, सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरा, रेम्यूनरेशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड एंड इट शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऑलराइट,
remuneration should not relate to a period prior to partnership deed, that is partnership deed cannot be amended only to provide remuneration. तो remuneration जो भी है, जिस दिन partnership deed आई उस दिन के बाद ही remuneration दी जा सकती है. आप partnership deed को retrospectively amend नहीं कर सकते जिससे partnership deed के पहले से भी salary मिलने लग जाए. ठीक है. The limits of allowable remuneration are, अब देखो कितना remuneration partnership firm को allow होता है as expenditure. पहले 3 लाख रुपए ऑफ बुक प्रॉफिट पर हायर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. अब ये बुक प्रॉफिट क्या बला है, इसको भी हम लोग निकालना सीखेंगे. तो पहले तो बुक प्रॉफिट आपको निकालना होगा. बुक प्रॉफिट आया सपोज 10 लाख रुपए का, तो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट पर हायर ऑफ द फॉलोइंग. पहला तो 1.5 लाख रुपए या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट. ठीक है. पहले कितने पर, पहले 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पर, पहले 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पर 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, उसका आपको रिडक्शन मिलेगा. राइट. और दूसरा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो ये तो बात हो गई हमारी 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर. और बचे हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज 10 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट आया. राइट. 10 लाख रुपए का अगर बुक प्रॉफिट आया तो पहले 3 लाख पर तो ये वाली लिमिट्स लग गई. बचे हुए 7 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पर कैसे होगा, तो ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट. ठीक है. अब बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी आप लोग परेशान मत होना, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, अभी क्वेश्चंस में करेंगे तो ऑब्वियसली समझ में आएंगी कायदे से. ठीक है. बुक प्रॉफिट इज बेसिकली प्रॉफिट जस्ट बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन. पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देने से जस्ट पहले जो भी प्रॉफिट होता है उसी को बुक प्रॉफिट बोल दिया जाता है. ठीक है. तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा. नेट प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी ये आ गया. एड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर आपने पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन को पीएनएल में डेबिट किया है तो उसको ऐड बैक कर दो. लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका करंट भी आएगा और अनएब्सॉर्ब्ड भी आएगा. अब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो हम लोग अभी परसों चैप्टर करने वाले एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ लॉसेस. ठीक है. तो वहां पर मैं आपको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा. अभी थोड़ा बहुत बता देता हूं. कल तो हम लोग वो करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम वाला, आज ये वाला चैप्टर खत्म हो गया. कल हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे, परसों हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करेंगे. तो परसों इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में बातें आएंगी. तो देखो सपोज इस साल मैंने कुछ भी अपना बिजनेस में कर रहा हूं और मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा आ गया. मतलब मेरा डेप्रिसिएशन ऐसा आ गया कि वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है. ठीक है. सारे खर्चे मैंने कर लिए, मेरा प्रॉफिट आया सपोज 50,000 रुपए का, पर डेप्रिसिएशन मेरा है 60,000 रुपए का. तो अब अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूं तो 50,000 माइनस 60,000, तो ये जो 10,000 रुपए का एक्सेस डेप्रिसिएशन है इसी को अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोला जाता है. और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. ठीक है. तो यहां पर इसी को अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो अगर पिछले साल का कोई ऐसा डेप्रिसिएशन पड़ा है जो पिछले साल के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाए थे हम लोग, तो उस डेप्रिसिएशन को भी यहां पर आप नेट प्रॉफिट में सेट ऑफ करोगे. राइट. तो ऐड करोगे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, लेस करोगे डेप्रिसिएशन जिसमें करंट भी होगा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी होगा, और फाइनली आपका बुक प्रॉफिट की फिगर निकलकर आ जाएगी. राइट. Interest to a partner, be it on loan or capital or for any other thing, should not exceed 12%. Should not exceed 12%. इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को लोन पर सपोज 15% का इंटरेस्ट दे रही है, सपोज 15% का इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के हाथ में 12% ही अलाउड है एज डिडक्शन. फर्म के हाथ में 12% ही अलाउड है एज डिडक्शन. और सुनना, अगर फर्म के हाथ में 12% अलाउड है एज डिडक्शन तो पार्टनर के हाथ में ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. पार्टनर के हाथ में ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. तो पार्टनर के हाथ में अगर फर्म से 15% मिल रहा है तो टैक्सेबल कितना होगा, 12%. फर्म के हाथ में 12% अलाउड है एज डिडक्शन, तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा, 3%. ठीक है. एकदम लॉजिकल चल रहा है. जो चीज फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगी वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, जो चीज फर्म के हाथ में अलाउड होगी वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी. सीधी सी बात है. राइट. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर 15% दे रही है फर्म ने, सपोज पार्टनर को 15% का लोन दिया, 15% का इंटरेस्ट दिया, तो इस 15% में से 12% का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा फर्म को और 3% टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ फर्म. तो पार्टनर के हाथ में उल्टा होगा, क्योंकि फर्म को 12% का डिडक्शन अलाउड था तो पार्टनर के हाथ में 12% टैक्सेबल होगा. और क्योंकि फर्म के हाथ में 3% टैक्सेबल है तो पार्टनर के हाथ में ये 3% एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है. पार्टनर के हाथ में 3% एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक. इसको हम लोग और भी पढ़ेंगे अभी आगे, जब हम लोग एग्जेम्प्ट इनकम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे.
तो देखो क्या हुआ, interest to a partner be it on loan or capital or for any other thing should not exceed 12%. If an individual is a partner in a firm in an individual capacity and he receives interest from the firm in representative capacity, the limit of 40B doesn't apply. In other words, interest will be allowed even if it exceeds 12%. Similarly, if an individual is a partner in a firm in representative capacity and he receives interest from the firm in individual capacity, then also limit of 40B doesn't apply. चलो इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं जल्दी से। इसमें क्या है कि सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है और मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, राइट। फर्म को चाहिए लोन, अब मेरे पास पैसा था नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, मैं ना जुगाड़ लगाता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं आया आपके पास, मैंने कहा कि आप जो है फर्म को लोन दे दो, मैंने क्या कहा कि आप फर्म को लोन दे दो, ठीक है। मैं पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में हूं, लेकिन मैं लोन दिलवा रहा हूं आपके बिहाफ पर, तो मैंने लोन दिया है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर, आपने एक्चुअली लोन दिया है एंड आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग यू। मैं कह रहा हूं कि हाँ यार ये बंदा रिलायबल है, मैं अपनी फर्म से कह रहा हूं कि ये बंदा रिलायबल है, मतलब आप रिलायबल हो और आप जो है फर्म को लोन दे दो, और यहां पर बीच में मैं खड़ा हुआ, ठीक है। अब अगर आप 15% का इंटरेस्ट या 20% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो और फर्म आपको दे रही है 20% का इंटरेस्ट, तो फर्म के हिसाब से क्या हो रहा है, लोन कहां से आया, लोन निशांत कुमार के पास से आया। लेकिन क्या वाकई निशांत कुमार के पास से आया, नहीं, लोन तो एक्चुअली आपके थ्रू आ रहा है ना, लोन एक्चुअली तो आपके पास से आ रहा है, मैं तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हूं कि आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब ऐसे केस में अगर फर्म 20% का भी इंटरेस्ट देगी तो फर्म को अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में अगर फर्म 20% का भी इंटरेस्ट देगी तो फर्म को अलाउ हो जाएगा, राइट। तो सवाल ये भी आ सकता है आपके मन से, सर फर्म डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेती उससे लोन, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज। मैं यहां पर खड़ा हुआ तो फर्म ने मुझसे कहा कि ठीक है यार निशांत, हमें ना आप इस बंदे से कोई मतलब नहीं है, हमें इस वाले बंदे से कोई मतलब नहीं है, तू भले ही इस बंदे से पैसे लेकर हमें दे दे। मैंने कहा ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर मैंने फर्म को लोन दिया। तो मैं पार्टनर तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर हूं, पार्टनर कौन है, निशांत कुमार। लेकिन क्या लोन निशांत कुमार दे रहा है, नहीं, लोन आप दे रहे हो, आप निशांत कुमार के थ्रू लोन दे रहे हो। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए बंदा कौन है, गो टू पर्सन कौन है, निशांत कुमार। पार्टनरशिप फर्म के लिए गो टू पर्सन निशांत कुमार है। अब ऐसे में तो लॉ बोल देगा ना, अच्छा निशांत कुमार से लोन ले रहे हो, 12% का ही रिडक्शन अलाउ करेंगे, बस ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, क्योंकि निशांत कुमार थोड़ी ले रहा है वो 20%, अब वो 20% तो आप ले रहे हो, तो फर्म को 20% का रिडक्शन मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इसका उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर मैं पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हूं और मैं लोन इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहा हूं, तब भी ये वाली चीज अप्लाई हो जाएगी। तो देखो, इफ अ पार्टनर इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब मैं फर्म में था एज निशांत कुमार अ पार्टनर and he receives interest from the firm in representative capacity, और मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर, मतलब लोन मैंने आपसे लेकर दिया है, पैसा मैंने आपसे लिया है और मैंने फर्म को दिया है। अब फर्म मुझे इंटरेस्ट दे रही है, क्या ये इंटरेस्ट मेरी जेब में आएगा, नहीं, ये इंटरेस्ट मुझे आपको पास ऑन करना है। तो आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव इन दिस थिंग, राइट। Then the limit of 40B doesn't apply. In other words, interest will be allowed even if it exceeds 12%. अगर 12% से एक्सीड हो गया तब भी इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली, इफ एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, या पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कैसे हो सकता है। सपोज कोई फर्म आती है मेरे पास, कहती है निशांत सर आप हमारे यहाँ पार्टनर बन जाओ। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कहते नहीं आप हमारे यहाँ पार्टनर बन जाओ। अरे मैं कैसे पार्टनर बन जाओ, मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। कहते हैं आप एक काम करते हैं, आप ना रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बन जाओ, ठीक है। आपके मैंने उनसे कहा, इनफैक्ट मैंने कहा कि चल ठीक है मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बन जाता हूं, पार्टनर की उसमें लिस्ट में तू नाम मेरा डाल दे, ठीक है, पार्टनर की लिस्ट में नाम मेरा डाल दे, मेरे बिहाफ पर काम ये बंदा करेगा, ठीक है, मेरे बिहाफ पर जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी ओनरशिप के डिसीजंस होंगे, जो भी बिजनेस के डिसीजंस होंगे, वो काम ये बंदा करेगा। तो अब इंडिविजुअल तो आप हो, मैं तो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टनर बना हुआ हूं। तो आई एम अ पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, आई एम नॉट अ पार्टनर इन ट्रू सेंस। मेरे पास टाइम नहीं है पार्टनर बनने का, ठीक है। लेकिन अगर फर्म को पैसे की जरूरत हुई और मैंने फर्म को लोन दिया तो वो तो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर दिया। अब अगर फर्म मेरे को पैसे देती है मोर देन 12% भी, तो फर्म को इसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा।
ठीक है, फर्म को इसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो सिमिलरली इफ एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मैं खुद से पार्टनर नहीं हूं, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फर्म को सिर्फ नाम चाहिए मेरा, एक्चुअल पार्टनर तो आप हो, and he receives interest from the firm in individual capacity, then also the limit of 40B doesn't apply. आगे देखो, amount of remuneration is allowable to the firm is taxable in the hands of the partner under the head PGBP. Obviously जितना भी remuneration मिलेगा, चाहे वो सैलरी मिले, चाहे वो कमीशन मिले, चाहे वो कुछ भी मिले, वो सारा का सारा पार्टनर के हाथ में PGBP में taxable हो जाएगा। Amount of remuneration disallowed or taxable to the firm is exempt in the hands of partner. ठीक है, वही मैंने आपको बताया, जितना पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा, जैसे 12% के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आओ सवाल देखते हैं। तो a firm has paid 7,50,000 rupees as remuneration to its partner for previous year 22-23 in accordance with the partnership deed and it has a book profit of 10 lakh rupees. What is the remuneration allowable as deduction? ठीक है, तो देखो बुक प्रॉफिट, ये जो 10 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में कैसे? पहले 3 लाख पर और बचा हुआ 7 लाख। ठीक है, पहले 3 लाख में से हायर ऑफ द टू विल बी अलाउड एज डिडक्शन। हायर ऑफ द टू क्या? 90%, या तो 1.5 लाख रुपए, या तो 1.5 लाख रुपए, या तो 1.5 लाख रुपए, या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट कितना आता है? 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए। तो हायर क्या आ गया? ये आ गया 2,70,000 रुपए। और बचे हुए बुक प्रॉफिट का 60%, तो 60% कितना आता है? 4,20,000 रुपए। 4,20,000 रुपए विल बी अलाउएबल एज रेम्यूनरेशन। तो कितना पोर्शन टोटल अलाउड होगा? 2,70,000 प्लस 4,20,000, ये अलाउड हो जाएगा एज रेम्यूनरेशन। 2,70,000 प्लस 4,20,000 ये अलाउड हो जाएगा एज रेम्यूनरेशन। 6,90,000 अलाउड होगा एज रेम्यूनरेशन। 6,90,000 अलाउड होगा एज रेम्यूनरेशन। ठीक है, 10 लाख के बुक प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख और बैलेंस। फर्स्ट 3 लाख पर जितना डिडक्शन मिलेगा वो होगा हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ व्हाट? या तो 1,50,000 या तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। 90% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना है? 2,70,000। तो इन दोनों में से हायर कौन हुआ? 2,70,000, तो 2,70,000 आ गया। उसके बाद 7 लाख पर जो बैलेंस है उस पर 60%। 60% कितना है? 4,20,000। तो 4,20,000 आपको अलाउ हो जाएगा, 2,70,000 अलाउ हो जाएगा, 6,90,000 अलाउ हो जाएगा। दिया कितना? 7,50,000 रुपए दिया गया, मतलब 60,000 विल बी डिसअलाउड। मतलब 60,000 विल बी डिसअलाउड। ठीक है, तो ऑन फर्स्ट 3 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट, 3 लाख इंटू 90 या तो 2,70,000। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस 4,20,000, तो ये आ जाता है 6,90,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राव एंड जैन, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर। मैं जरा पानी पी लेता हूं पहले। हाँ जी, चलिए। Rao and Jain, a partnership firm consisting of 2 partners, reports a net profit of 7 lakh rupees before deduction of the following items. Salary of 20,000 rupees each per month payable to 2 working partners of the firm as authorized by the deed of the partnership. Depreciation on plant and machinery under section 32 computed 1,50,000 rupees. Interest on capital at 15% per annum as per the deed of the partnership. The amount of capital eligible for interest is 5 lakh rupees. ठीक, बड़ी अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले तो बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका ये जो 7 लाख है, दिस इज बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, सैलरी को डिडक्ट करने से पहले तो क्या आपको सैलरी ऐड बैक करने की जरूरत है? नहीं। हम ऐड बैक तभी करते हैं अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिटेड हो, राइट? तो ये जो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया, दिस इज बिफोर डिडक्टिंग सैलरी, तो सैलरी को तो ऐड बैक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्या डेप्रिसिएशन को हमें लेस करना होगा? हाँ, डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे तभी हम बुक प्रॉफिट पर आएंगे। बुक प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? पार्टनर के रेम्यूनरेशन को छोड़ के बाकी सब कुछ इज बुक प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15% पर आनम, तो यहां पर इंटरेस्ट 15% का माइनस होगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट 12% का माइनस होगा और तब जाकर आपका बुक प्रॉफिट निकल कर आएगा, क्योंकि 12% का तो अलाउड है ना, 12% का इंटरेस्ट अलाउड है, तो इंटरेस्ट 12% का जो अलाउड है उसको माइनस करेंगे, तब जाकर आपके पास बुक प्रॉफिट निकल कर आएगा, राइट?
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15% पर annum, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर बीइंग इंटरेस्ट इज 5 लाख रुपए। अच्छा, अब यहां पर ये मत सोचना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम P&L अप्रोप्रिएशन में लेकर जाते थे क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता था, ठीक है, वो सब अकाउंटिंग वाली चीजें वहां पर अलग तरीके से होता है, वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग होगी। यहां पर टैक्सेशन लॉज में टैक्स के हिसाब से चलेगा काम, ठीक है, यहां पर टैक्सेशन लॉस के हिसाब से चलेगा। आई कंप्लीटली अग्री। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि सर हम लोगों ने सी फाउंडेशन में तो ये पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे चार्ज हो चाहे अप्रोप्रिएशन हो, ठीक है। फर्म को अगर डिडक्शन मिल रहा है तो वो चार्ज है, एकदम सिंपल सी बात है, राइट। यहां का लॉजिक एकदम अलग है। यहां का लॉजिक क्या है, इनकम टैक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, इनकम टैक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, अच्छा अगर अप्रोप्रिएशन कर रहे हो तो लाओ पूरे पे टैक्स दो, ठीक है ना, एकदम सिंपल सी बात है भाई। अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, अप्रोप्रिएशन अगर है तो मतलब आप पूरे पर टैक्स दीजिए, तो अप्रोप्रिएशन तो सिर्फ नाम मात्र की चीज होगी ना। ये तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को बताने कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हमारी पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों ने टोटल इतना प्रॉफिट कमाया, अब इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सैलरी के तौर पर इतना दे दिया, इंटरेस्ट के तौर पर इतना दे दिया, कमीशन के तौर पर इतना दे दिया, तो पार्टनर्स में जो भी सामान बट रहा है वो अप्रोप्रिएशन हो गया, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या सोचेंगे, इनकम टैक्स वाले सोचेंगे अच्छा तो फिर लाओ पूरे प्रॉफिट पर टैक्स दो, फिर तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे लाओ फिर तो पूरे प्रॉफिट पर टैक्स दो, तो खर्चा क्यों क्लेम करो, अगर खर्चा क्लेम करो तो खर्चे को ही तो कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी अगर आएगा तो इसको भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट किया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। लेकिन सिर्फ 12% के एक्सटेंट तक, राइट, सिर्फ 12% के एक्सटेंट तक। तो 12% तक इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और वो माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका बुक प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर annum, और जो कैपिटल है 5 लाख रुपए का है। हमें करना क्या है, कंप्यूट बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इससे 7 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो इसमें सैलरी ऑफ 20,000 रुपए ईच, इसको एड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिफोर डिडक्टिंग द सैलरी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। इसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे 1.5 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन हम इसमें से 1.5 लाख रुपए का माइनस करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे 12% तक का, तो 12% ऑफ 5 लाख, 12% ऑफ 5 लाख कितना आता है ये, 12% ऑफ 5 लाख ये आता है आपका 60,000, ठीक है। तो 60,000 का इंटरेस्ट क्योंकि अलाउेबल होता है एज डिडक्शन, तो ये हम माइनस कर देंगे, तो 1,50,000 प्लस 60,000, 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए माइनस किया। तो अब 7 लाख में से 2,10,000 माइनस करेंगे तो 4,90,000 आपका बुक प्रॉफिट निकलकर आ जाता है, ठीक है। 4,90,000 आपका बुक प्रॉफिट निकलकर आ जाता है। तो सैलरी एक्चुअली पेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40B, सैलरी पेड टू द वर्किंग पार्टनर्स इज अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट्स, or in case of loss 150 or 90% of the book profit whichever is more, and on the balance book profit 60% of the balance of book profit। अब इधर देखो 4,90,000 के पहले 3 लाख पर 1.5 लाख या 30% of the book profits which 90% of the book profits whichever is more, तो obviously 90% of the book profits आएगा क्योंकि 3 लाख का 90% क्या होगा, 2,70,000 रुपए, तो यहां पर 2,70,000 रुपए तो आ ही गया ये, ठीक है। अब 490 में से आप 3 हटा दीजिए, बचा कितना, 1,90,000, 1,90,000 का 60%, तो 4,90,000 माइनस 3 लाख का 60%, 1,90,000 का 60%, ये आता है 1,14,000, 1,14,000 रुपए। तो 2,70,000 प्लस 1,14,000 ये आया 380, ये आ गया आपका 3,84,000। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चित फॉरएवर, बोलो निश्चित फॉरएवर, ठीक है जी। आइए फटाफट आइए, स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का सिंपल मतलब होता है सट्टा, जहां पर आपको आउटकम नहीं पता, जहां पर आप सिर्फ सट्टा लगा रहे हो, ठीक है। तो देखो इफ एन एसएससी कैरीज ऑन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, दैट बिजनेस ऑफ एसएससी मस्ट बी डीम्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। तो आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस अलग माना जाता है और आपका नॉर्मल बिजनेस अलग माना जाता है, ठीक है, ओके।
This becomes necessary because losses in speculation business cannot be set off against the profits of any business other than a speculation business. तो अगेन हम लोग परसों इस चीज को पढ़ेंगे कि जो भी लॉसेस होते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस के, उनका डिडक्शन, उनका जो सेट ऑफ है, वो आप सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही ले सकते हो, राइट? नॉर्मल बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट नहीं ले सकते. अ लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैरीड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट्स अगेंस्ट ऑफ एनी स्पेकुलेटिव बिजनेस इन द सब्सिक्वेंट ईयर. अगर आपका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड भी होता है तो अगले साल भी आप सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही उसका लॉस क्लेम कर सकते हो और किसी के अगेंस्ट नहीं. Therefore, profits and losses resulting from speculative transaction must be treated as separate and distinct from profits and gains of profession from any other business. ठीक है, तो उसको सेपरेट मानना चाहिए किसी भी और प्रॉफिट से. ठीक, बड़ी अच्छी बात है. अब मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो देखो, speculative transaction means a transaction in which a contract for the purchase or sales of any commodity, including stocks and shares, is periodically or ultimately settled without the actual delivery or transfer of the commodity or scrips. ये होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? जब भी आप शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते हो तो एक दिन का समय लगता है फॉर इट टू गेट डिलीवर्ड इन योर डीमैट अकाउंट. ठीक है, तो अगर मैं आज कोई शेयर खरीदता हूं तो वो मेरे अकाउंट में दिखता रहेगा कि हाँ ये शेयर आया, ये शेयर आया, शेयर आया, लेकिन ये मेरे अकाउंट में कल आएगा. ठीक है, मेरे पास उसकी एक्चुअल डिलीवरी कल आएगी. अब तो फिजिकल फॉर्म में तो आता नहीं है, तो डीमैट अकाउंट में मेरे पास कल आएगा, राइट? लेकिन अगर कल आने से पहले ही मैंने आज ही उसको बेच दिया तो सर आप बेच कैसे सकते हो? इसी को तो इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं. सुबह शेयर का प्राइस था सपोज 50 रुपए, मैंने 50 रुपए में खरीद लिया. ठीक है, अब ये 50 रुपए पर खरीदा हुआ शेयर मेरे अकाउंट में कल आएगा, टुमारो आएगा, लेकिन शाम तक, मार्केट क्लोज होने तक अगर इसका प्राइस 50 रुपए से बढ़कर सपोज 60 रुपए हो गया तो मैंने इसी को बेच दिया. तो मेरे पास एक्चुअल डिलीवरी आई क्या शेयर की? नहीं आई. तो इसी को सट्टाबाजारी कहते हैं, राइट? तो सुबह ही मैं लिख देता हूं, सुबह ही मैं जो हूं वो, जब इंट्राडे ट्रेडिंग होती है तो इंट्राडे ट्रेडर्स जितने भी होते हैं वो इसी तरह से करते हैं. वो अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा ये वाला शेयर ना ऊपर जाने वाला है, तो मैं अभी खरीद लेता हूं, तो अभी 1000 शेयर्स खरीद लेता हूं. 60 रुपए के 50 रुपए के 1000 शेयर्स खरीद लिए, और वहीं पर जो ऑर्डर जहां पर प्लेस किया जाता है वहीं पर मेंशन कर दिया कि जैसे ही इसका प्राइस इसको क्रॉस करेगा ये शेयर्स आप बेच देना. ठीक है, इसको लिमिट बोलते हैं, राइट? तो जैसे ये वाला जो शेयर का प्राइस है इसको क्रॉस करेगा आप इसको तुरंत बेच देना. तो आज ही बेच देना, या फिर मार्केट के एंड में जो भी प्राइस है उस पर बेच देना, राइट? तो अगर 50 रुपए में शेयर खरीदा, मार्केट के एंड में 52 रुपए भी हुआ, ठीक है, सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुला तो 50 रुपए का शेयर था, और 3:30 बजे जब दोपहर को मार्केट बंद हुआ तो मे बी 52 रुपीज था शेयर का प्राइस. तो मैंने सुबह 1000 शेयर खरीद लिए एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, और मैंने शाम को 1000 शेयर्स बेच दिए एट द रेट ऑफ 52 रुपीज. तो मुझे 2 रुपीज पर शेयर का फायदा हो गया, 2000 रुपीज का मेरे को फायदा होगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन. तो विदाउट एक्चुअल डिलीवरी, if any part of the business of a company consists in the purchase and sale of shares or other companies, such companies deemed to be carrying on speculation business to the extent to which the business consists of purchase and sale of such shares. बड़ा सिंपल सा है, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं. ठीक है, अब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मेरा नॉर्मल पीजीबीपी चल रहा है, मेरा नॉर्मल प्रोफेशन चल रहा है. लेकिन अब अगर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ठीक है, रोज सुबह उठ के मैं पहले तो आपको 2-3 लेक्चर्स इस तरह से मैं रिकॉर्ड करूंगा, और रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं पूरे दिन शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो जितना पोर्शन इंट्राडे ट्रेडिंग है वो अलग से स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाएगा, और जितना ये टीचिंग बिजनेस से पैसा आएगा वो अलग बिजनेस माना जाएगा. However, this deeming provision does not apply to the following companies. ठीक है, लेकिन ये चीज किन किन कंपनीज पर काम नहीं करेगी? अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना, जिन कंपनीज का काम ही है, जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जो ये ब्रोकर्स टाइप की कंपनीज होती हैं, इनका तो काम ही है, ये दिन भर ये काम करते रहते हैं, तो इनके लिए स्पेक्युलेटिव नहीं होगा, इनके लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है. तो देखो, a company whose gross total income consists of mainly income chargeable under the head income, interest on securities, income from house property, capital gains and income from other sources. मतलब कोई और पीजीबीपी इनकम है ही नहीं, कोई और पीजीबीपी इनकम है ही नहीं. जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो मेनली इधर से आ रही है, या तो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से आ रही है, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, या कैपिटल गेन्स आ रही है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है. तो इनका कोई और बिजनेस है ही नहीं. A company, the principal business of which is the business of trading in shares, वही जैसे brokers होते हैं, the business of banking, financial companies, the granting of loans and advances, banking as well as non-banking financial companies. Accordingly, if these companies carry on the business of purchase and sale of shares or of other companies, they would not be deemed to be carrying on speculation business. तो अगर ये कंपनीज ये वाला काम कर रही हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कर रही हैं, तो इनके लिए हम नहीं बोलेंगे कि स्पेकुलेशन कर रही हैं, इनका तो काम ही यही है.
ट्रांजैक्शंस नॉट डीम्ड टू बी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। अब यहां पर ये जो 5 ट्रांजैक्शंस दिए हुए, आप बस एक बार इनका नाम पढ़ के रख लो, क्योंकि ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग ये सीए फाइनल में वो पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा हेजिंग, फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह। तो अभी सिर्फ इसका नाम पढ़ के रख लो कि अगर मान लो आ गया एग्जाम में तो फिर आप लिखोगे क्या। मान लो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लिखोगे क्या। तो बस ये वाली चीज है, ठीक है। ऑलराइट, अब आइए आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे। तो फॉर कंप्यूटिंग ऑफ पीजीबीपी एंड आईएफओएस, असेसी कैन फॉलो कैश और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स लुक एट दिस नाउ, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। बस हम एकदम आखिरी उस पे आ रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं। पीजीबीपी हम लोगों का खत्म ही होने वाला है, एकदम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आओ देखते हैं। Nishten Limited is engaged in the business of share trading. It had bought some shares in previous year 17-18 costing 20 लाख रुपीस। ठीक है, मैं शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में हूं, मेरे पास प्रीवियस ईयर 17-18 में मैंने 20 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे। These shares were kept as stock in trade, all right? In the previous year 21-22, these shares were converted into capital asset. Previous year 21-22 में कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। The FMV of these shares on the date of conversion was 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू पर किया। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में जब मैंने कन्वर्जन किया तो पीजीबीपी इनकम क्या होगी? 30 लाख माइनस 20 लाख, 10 लाख रुपए की पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। ठीक है, 20 लाख रुपए तो स्टॉक इन ट्रेड के हिसाब से था ना, तो 30 लाख माइनस 20 लाख, 10 लाख रुपए की पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। उसके आगे देखो, दीज शेयर्स वर अल्टीमेटली सोल्ड फॉर 45 लाख रुपए इन द प्रीवियस ईयर 22-23। अब देखो 21-22 में खरीदे, 22-23 में बेच दिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितना होगा? 45 लाख माइनस 30 लाख, 15 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख रुपए की पीजीबीपी इनकम हुई 21-22 में और 15 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो गए 22-23 में, राइट। उसके बाद आपके पास आपके नोट्स में आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस दिखाई देंगे। उन मिसलेनियस क्वेश्चंस को आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। मैं पानी पी लेता हूं और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट टॉपिक जो पीजीबीपी इनकम का है, जो पीजीबीपी में है, वो एग्रीकल्चरल इनकम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, आओ सर। एग्रीकल्चरल इनकम, तो एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वैसे तो वो एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, लेकिन कई बार एग्रीकल्चरल इनकम का थोड़ा बहुत पोर्शन बिजनेस के लिए भी यूज किया जाता है। तो जितना भी बिजनेस पोर्शन होता है दैट इज टैक्सेबल, बाकी एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। ठीक, एग्रीकल्चरल इनकम मे अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो आती कैसे है एग्रीकल्चरल इनकम? इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, मैंने किराए पर दे दिए, मतलब मैंने लीज वगैरह पे दे दिए, उससे मेरे पास किराया आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है। It may be income derived from land by agriculture or the performance of a process ordinarily employed by cultivation or receiver of rent in kind to render the produce fit to be taken to the market। मतलब मैं या तो उस पर खुद ही खेती कर रहा हूं या फिर उससे जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट को मैं प्राइमरी मार्केट के लिए फिट कर रहा हूं। ठीक है, उस प्रोडक्ट की मैं सफाई वफाई कर रहा हूं तो उसको प्राइमरी मार्केट के लिए मैं फिट कर रहा हूं। कोई भी गंदा सामान तो नहीं खरीदेगा। तो अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट निकाल रहा हूं और उसकी सफाई करवा रहा हूं जिससे वो प्राइमरी मार्केट में मैं बेच पाऊं, उसको फिट टू बी सोल्ड इन द मार्केट में बना रहा हूं, तो वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो जाएगी। The sale by a cultivator or receiver of rent in kind of such agricultural produce raised or received by him in respect of which no process has been performed other than a process of the nature mentioned in point mentioned above। ठीक है, मतलब अगर ऐसा है जैसे मैंने आलू उगाया तो आलू तो जमीन के अंदर से उगेगा। अब आलू उगेगा तो उसमें कितनी सारी मिट्टी होगी, राइट, मिट्टी की सफाई की। तो उसको मिट्टी की सफाई करने के बाद अगर मैं बेच रहा हूं तो ये एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन उसको छील के उसके चिप्स बनाकर मैं बेच रहा हूं तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। Lastly, agricultural income may be derived from any farm building required for agricultural operations। So जो भी आपकी नर्सरी वगैरह हो जाती है वो। अब देखो आ जाओ। Mr. B grows sugar cane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar। Mr. B grows sugar cane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory। 30% of sugar cane produced is sold for 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो जितना भी शुगर केन आया, ये करते क्या है, शुगर केन उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, ठीक है, और गन्ने से चीनी बनाते हैं, गन्ने से चीनी बनाते हैं, राइट। अब जितना भी गन्ना इन्होंने उगाया उसका 30% इन्होंने 10 लाख रुपए का बेचा एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख रुपीस, राइट। तो अभी ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि 10 लाख रुपए में बेचा, 5 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन थी, तो 5 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। एकदम कॉमन सेंस, विदाउट एनी ब्रेन्स, राइट।
गन्ना उगाया, गन्ना उगाकर बेच दिया, कितने में बेचा? 10 लाख रुपए में बेचा। इसको उगाने की कॉस्ट, इसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट क्या थी? 5 लाख रुपए थी। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो गई? 5 लाख रुपए की हो गई। अच्छा आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन यानी 70% इज 14 लाख रुपए। तो बचे हुए जो 70% ऑफ शुगर केन है उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 14 लाख रुपए एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू 22 लाख की है। मतलब आज अगर मैं बचा हुआ 70% शुगर केन बेचने जाऊं तो 22 लाख रुपए मुझे मिलेगा और 14 लाख रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। तो फिर मेरी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो जाएगी? मेरी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो जाएगी? 22 लाख माइनस 14 लाख यानी 8 लाख रुपए की मेरी और एग्रीकल्चरल इनकम हो जाती अगर मैं इसको अभी तुरंत मार्केट में बेचने जाऊं तो। देखो, आफ्टर incurring 1.5 lakh rupees in manufacturing process on the balanced sugar cane, मतलब ये जो 70% शुगर केन है इस पर 1.5 लाख रुपए और खर्चा किया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में द शुगर वाज सोल्ड फॉर 25 लाख रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, क्या ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस की वजह से खर्चा हुआ? नहीं। क्या ये 25 लाख शुगर को, जो 25 लाख रुपए में जो शुगर को बेचा गया, क्या ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचा गया? नहीं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो गन्ना था, गन्ना मार्केट में बिकता है, गन्ना बेचते ना। उसकी चीनी बना के क्यों बेची? अगर चीनी बना के बेची तो काहे का एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर नहीं हुआ ये। ठीक है, कंप्यूट बीज बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो पहले तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख माइनस किया, ये 5 लाख तो एग्रीकल्चरल इनकम है ही, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब अगर मान लो मैं सिर्फ गन्ने की खेती कर रहा होता, अगर मान लो मैं सिर्फ गन्ने की खेती कर रहा होता, अभी बिजनेस वाला पर्सपेक्टिव एकदम हटा दो अपने दिमाग से, ठीक है। अगर मान लो मैं सिर्फ गन्ने की खेती कर रहा होता तो बचा हुआ 70% गन्ना में कितने में बेच पाता? मैं 22 लाख रुपए में बेच पाता। बचा हुआ 70% गन्ना मैं 22 लाख रुपए में बेच पाता और 14 लाख रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी। तो 22 माइनस 14, 8 लाख रुपए मेरी और एग्रीकल्चरल इनकम हो जाती। यस, 8 लाख रुपए मेरी और एग्रीकल्चरल इनकम हो जाती। तो देखो 5 लाख रुपए मेरी एग्रीकल्चरल इनकम, 5 लाख रुपए मेरी एग्रीकल्चरल इनकम और 8 लाख रुपए मेरी और एग्रीकल्चरल इनकम। अग्री टिल हियर? वेरी गुड। इसके बाद अब भूल जाओ कि मैं एग्रीकल्चर करता हूं, अब एकदम भूल जाओ कि मैं एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व हूं। अब इतना ध्यान रखो कि मैं सिर्फ बिजनेस करता हूं, मैं सिर्फ, मेरे पास एक फैक्ट्री है और मैं गन्ना मार्केट से खरीद के चीनी बनाकर बेचता हूं। मैं मार्केट से गन्ना खरीदता हूं, चीनी बनाता हूं, बेचता हूं। अब सुनो, अगर मैं आज मार्केट से गन्ना खरीदने जाता तो मुझे ये गन्ना 22 लाख रुपए में मिलता। अगर मैं आज मार्केट से गन्ना खरीदने जाता तो मुझे ये गन्ना 22 लाख रुपए में मिलता, ठीक है। और 1.5 लाख रुपए में इसमें और खर्चा करता तो टोटल खर्चा में शुगर बनाने में कितना कर देता? 22 प्लस 1.5 यानी 23.5 लाख रुपए का खर्चा में कर देता है शुगर बनाने में। और ये शुगर में बेचता कितने में? 25 लाख रुपए में। तो 25 लाख माइनस 23.5, 25 माइनस 23.5 यानी 1.5 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट है वो मेरी बिजनेस इनकम आ गई। 1,50,000 का जो है वो मेरी बिजनेस इनकम आ गई है। एकदम सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, बड़ा ही एकदम लॉजिकल है, राइट। मैं फार्मर हूं, राइट। मैंने अपने गन्ने का थोड़ा सा पोर्शन तो मैंने डायरेक्टली बेच दिया, जो बेच दिया वो तो एग्रीकल्चर इनकम आ गई, इसमें सोचना ही नहीं है। अब मैंने अपने खेत से गन्ना निकाला और अपनी फैक्ट्री में दे दिया। तो ये अभी इसको जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आप लोग पढ़ोगे, तो बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स हो गए। इस एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट ने तो 22 लाख रुपए का गन्ना आपको दे दिया ना, एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट ने 22 लाख रुपए का गन्ना आपको दे दिया। अगर मार्केट में बेचता 22 लाख रुपए मिलता। तो अगर सिर्फ एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो 22 लाख रुपए इज द इनकम माइनस जितना भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, 14 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 8 लाख रुपए इज द एग्रीकल्चर इनकम, राइट। अब बिजनेस यूनिट में देखो, बिजनेस यूनिट में 22 लाख रुपए की एफएमवी का गन्ना आ गया है। बिजनेस यूनिट में 22 लाख रुपए की एफएमवी का गन्ना आ गया है। अगर मार्केट से खरीदता तो 22 लाख रुपए का मिलता और 1.5 लाख रुपए का और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया तो टोटल 23,50,000 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई शुगर की। 25 लाख रुपए में शुगर को बेच दिया, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया बिजनेस वाला, ठीक है। तो सेल ऑफ शुगर की एग्रीकल्चरल इनकम, सेल प्रोसीड्स 30% की कितनी आई है? ये आई है 10 लाख रुपए की, आई है 10 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए इससे माइनस करेंगे तो 5 लाख रुपए ये हो गया, ये 5 लाख रुपए हो गया। उसके बाद ये सेल ऑफ शुगर में, एग्रीकल्चरल इनकम में, शुगर के बेचने में 2 पार्ट्स आएंगे, शुगर बेचने में 2 पार्ट्स आएंगे, एग्रीकल्चरल इनकम 22 लाख माइनस 14 लाख और सेल ऑफ शुगर।
तो 25 लाख माइनस 23.5 लाख, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन कितनी थी? 22 लाख रुपए की थी, और 14 लाख रुपए इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो 8 लाख रुपए ये हो गया। ठीक, अब इधर देखो, बिजनेस इनकम सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर 25 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद 8 लाख, सॉरी ये 22 लाख रुपए, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन कितना आया? 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए का शुगर केन और 1.5 लाख रुपए की मैन्युफैक्चरिंग, तो 23,50,000 रुपए का ये आया, 1.5 लाख रुपए का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर कमल ग्रोज पैडी एंड यूजेस द सेम फॉर पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस इन हिज ओन राइस मिल। ठीक है, तो ये पैडी उगाते हैं और चावल बनाते हैं अपनी ही चावल की फैक्ट्री में। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 40% ऑफ द पैडी प्रोड्यूसेस 7 लाख रुपीस व्हिच इज सोल्ड फॉर 15 लाख रुपीस। ठीक है, तो 40% पैडी बनाकर 15 लाख रुपए में बेच दिया और इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 7 लाख रुपए थी, तो एकदम सेम हो गया। 15 लाख माइनस 7 लाख कितना आया? 8 लाख। 8 लाख रुपए, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। अच्छा, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस 60% ऑफ द पैडी इज 12 लाख रुपए एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख रुपए। टू मैन्युफैक्चर द राइस ही इनकर्ड 2 लाख रुपीस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस पैडी, राइट। तो अभी 24 लाख रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है, 12 लाख रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, और यही 24 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू की पैडी इसने अपनी राइस मिल में दे दी और 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनकर की। ठीक, तो एग्रीकल्चरल पोर्शन कितना हो जाएगा? 24 लाख माइनस 12 लाख। तो सेल ऑफ राइस में एग्रीकल्चरल पोर्शन कितना? मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 22 कितने? 24 लाख माइनस 12 लाख। 24 लाख माइनस 12 लाख, तो ये आ जाता है आपका 12 लाख। ठीक, अब राइस के द राइस वाज सोल्ड फॉर 30 लाख रुपीस, तो राइस कितने में बिकी? राइस बिकी 30 लाख में। राइस बिकी 30 लाख में, इसके लिए 60% पैडी लिया गया था। पैडी की मार्केट वैल्यू थी 24 लाख, तो वो इसके लिए कॉस्ट, और 2 लाख रुपए और इनकर किया, तो 26 लाख रुपए ये हो गया, और 4 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। ठीक है सर, 4 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई है। अब आओ आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, यहां पर तो बड़ा सिंपल सा फंडा आ गया था। यहां पर इन दोनों केसेस में बड़ा सिंपल सा फंडा था, हम आराम से देख पा रहे थे कि कितना पोर्शन बिजनेस का है, कितना पोर्शन एग्रीकल्चर का है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जहां के लिए लॉ ने मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर आप ये चीजें बनाकर बेच रहे हो या ये चीजें आप उगाकर बेच रहे हो तो इतना पोर्शन बिजनेस इनकम माना जाएगा, इतना पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? चाय, कॉफी, रबर। ठीक है, तो देखो चाय, कॉफी और रबर के केस में अगर आप चाय उगाते हो और उसको बेचते हो तो 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और 40% बिजनेस इनकम मानेंगे। अगर आप कॉफी उगाते हो तब भी 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, 40% बिजनेस इनकम मानेंगे। और अगर आप रबर उगाते हो तो 65% एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और 35% बिजनेस इनकम मानेंगे। ठीक है, चाय में 60 एग्रीकल्चर, 40 बिजनेस। हमेशा ऐसे याद रखना, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट हमेशा ज्यादा रहेगा, बिजनेस कंपोनेंट हमेशा कम रहेगा। ठीक है, बिजनेस कंपोनेंट आपका हमेशा कम रहेगा, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट ज्यादा रहेगा। ठीक, तो चाय, कॉफी, रबर में क्या हुआ? चाय के लिए 60% एग्रीकल्चरल, 40% बिजनेस। कॉफी के लिए भी 60% एग्रीकल्चरल, 40% बिजनेस। रबर के लिए 65% एग्रीकल्चरल और 35% बिजनेस। लेकिन अब कॉफी में 2 चीजें आती हैं, कॉफी में 2 पार्ट्स में किया गया है। अगर आप कॉफी की सिर्फ ग्रोइंग और क्योरिंग कर रहे हो तब तो 75% एग्रीकल्चर होगा और सिर्फ 25% बिजनेस होगा। लेकिन अगर आपने इसमें ग्रोइंग और क्योरिंग के साथ रोस्टिंग और ग्राउंडिंग भी कर दी, इन टेक्निकल टर्म्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपका मन करे तो आप गूगल करके देख लो, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें यही वाले टर्म्स निकल कर आएंगे। अगर आपने कॉफी की ग्रोइंग और क्योरिंग की, तो 75% एग्रीकल्चर, क्योंकि आपने यहां पर प्रोसेसेस कम किए। यहां पर अगर आपने ग्रोइंग क्योरिंग के साथ रोस्टिंग और ग्राउंडिंग भी कर दिया तो आपने प्रोसेसेस ज्यादा कर दिए, तो बिजनेस पोर्शन बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर अगर रोस्टिंग और ग्राउंडिंग भी कर रहे हो तो 40% बिजनेस, लेकिन अगर सिर्फ ग्रोइंग और क्योरिंग कर रहे हो तो 25% बिजनेस इनकम मानी जाती है। ठीक है, तो चाय 60, 75, 65, राइट। कॉफी में भी 60 ही मान के चलो आप, लेकिन 60 आप तब मानोगे अगर ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग चारों चीजें हो रही हैं। ठीक है, चारों चीजें हो रही हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर कॉफी पे 4 प्रोसेसेस हो रहे तो 40% बिजनेस इनकम।
ठीक है, अगर कॉफी पर 4 प्रोसेसेस हो रहे तो 40% बिजनेस इनकम, अगर कॉफी पर 2 ही प्रोसेसेस हो रहे तो 25% बिजनेस इनकम। ठीक, बस इतना ही है। अब आओ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और है बस यहां पर कि अगर कोई सैपलिंग्स और सीडलिंग्स से इनकम डिराइव होती है जिनको आप नर्सरी में ग्रो करते हो, तो इनको हमेशा एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता है, वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशंस वर कैरीड आउट ऑन लैंड। ये क्यों क्लैरिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो एकदम कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि अगर आप नर्सरी में, अगर कोई नर्सरी है जहां पर आप पेड़ पौधे उगा रहे हो, तो आप गमले में भी अगर उगा रहे हो, ठीक है, अगर आप गमले के अंदर भी पौधे उगा रहे हो तो फिर वो भी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, लेकिन एक पंगा आया था कई साल पहले, एक पंगा आया था, और वो पंगा ये था कि लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन तो आपका जमीन पर होना चाहिए, ये अगर आप गमले में कर रहे हो तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन थोड़ी है। तो सरकार ने फिर क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई थोड़ा तो दिमाग लगा लो यार, थोड़ा सा तो मतलब वो देख लो ना कि भाई क्या काम क्या कर रहे हो आप। ऐसे मतलब एकदम ही घुसे रहोगे इसमें, मतलब दो झापड़ मारने का मन किया होगा सरकार को भी। लेकिन सरकार ने कहा नहीं भैया, जो नर्सरी में आप पौधे उगा रहे हो वो भी तो एग्रीकल्चरल ही एक्टिविटी है, तो चाहे वो उसमें जमीन पे किया हो चाहे आप गमले में कर रहे हो, है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इन्होंने रबर प्लांट्स को ग्रो किया, बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ठीक है, these are then sold in the market for 30 lakh rupees. The cost of growing rubber plants is 10 lakh rupees and that of manufacturing latex is 8 लाख रुपए। तो रबर को ग्रो किया 10 लाख रुपए में और लेटेक्स बनाया, लेटेक्स बनाने के लिए 8 लाख रुपए लगा। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, तो टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब रबर की केस में आपको कोई पंगा नहीं है, रबर की केस में एकदम सिंपल है, 65% एग्रीकल्चरल इनकम, 35% बिजनेस इनकम, ये है ना, 65% एग्रीकल्चरल, 35% बिजनेस। तो आप पहले पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल लो, कितना आएगा, 30 लाख रुपए में बेचा ना, दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट फॉर 30 लाख रुपए, 30 में बेचा, 10 की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी, 8 की मैन्युफैक्चरिंग थी, 30 में से 18 गया, कितना बचा, 12 बचा। अब इस 12 का 65% एग्रीकल्चरल हो जाएगा और 35% बिजनेस हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो आप देखो सेल प्रोसीड्स कितना है, सेल प्रोसीड्स 30 लाख रुपीज, सेल प्रोसीड्स 30 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग 10 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग 10 लाख। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट 8 लाख, 18 लाख रुपए ये आ गया, 30 में से 18 गया, 30 में से 18 गया, कितना बचा, 12 लाख बचा, 30 में से 18 गया, 12 बचा। अब इस 12 का 35% बिजनेस इनकम, इस 12 का 35% बिजनेस इनकम कितना आता है, 4,20,000, और 65% एग्रीकल्चरल इनकम 7,80,000, 7,80,000। ठीक है, ये हो गया 7,80,000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर टोनी हैज एस्टेट्स इन रबर, टी एंड कॉफी. He derives income from them. He has also a nursery wherein he grows and sells plants. For the previous year ending 31st March 23, he furnishes the following particulars of his sources of income from estates and sale of plants. You are requested to compute the taxable income for the assessment year 23-24. राइट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर 5 लाख रुपए, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, ग्रोन एंड क्योर्ड, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर 5 लाख रुपए, तो रबर की जो भी इनकम आपकी आएगी, ये रबर पे क्या होगा, 65 एग्रीकल्चरल और 35 बिजनेस। यहां पर कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड तो दो ही प्रोसेस हुए हैं, तो 25 बिजनेस और 75 एग्रीकल्चरल। मैन्युफैक्चर ऑफ टी, मैन्युफैक्चर ऑफ टी 60 एग्रीकल्चरल, 40 बिजनेस, एंड सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी 100% एग्रीकल्चरल, नो बिजनेस एट ऑल। ठीक है, सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी 100% एग्रीकल्चरल। तो बस देखो, ग्रोइंग मैन्युफैक्चर ऑफ रबर 5 लाख रुपए, ठीक है, इसका 65% एग्रीकल्चरल था, 35% बिजनेस, 35% बिजनेस है, तो फिर कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए इंटू 0.35, ये आता है 1,75,000 रुपए, 1,75,000 रुपए। तो एग्रीकल्चरल कितना आ जाएगा, 5 लाख माइनस एमआरसी 3,25,000 रुपए, 3,25,000। ठीक है, उसके बाद कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 3.5 लाख, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 3.5 लाख, तो 25% बिजनेस, तो 3.5 लाख का 25% 87,500। ठीक है, तो बिजनेस इनकम कितनी, ये एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आएगी, 3.5 लाख माइनस एमआरसी 262,500।
उसके बाद चाय 7 लाख रुपए, चाय का 40% बिजनेस 280, चार 20, ठीक, एंड लास्टली 1 लाख रुपए प्लांट्स। तो जीरो बिजनेस, पूरी 1 लाख एग्रीकल्चर, पूरी 1 लाख एग्रीकल्चरल। ठीक है, चलो अब हम बिजनेस और वो दोनों कर देते हैं। ग्रॉस ग्रॉस तो आपकी क्या थी, 5 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 7 लाख प्लस 1 लाख, कितना आया ये 16,50। फिर ये 175 प्लस 87,500 प्लस 280, 542 500 42 500 325 प्लस 262 500 प्लस 420 प्लस 1 लाख, 11,07,500, 11,07,500 ये भी आपका आ गया है। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आई, टैक्सेबल इनकम 5,42,000। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस होगी वही तो टैक्सेबल इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है। ठीक, आइए सर नेक्स्ट। Miss Vivitha, a resident and ordinarily resident in India, has derived the following income from various operations relating to plantations and estates owned by her during the year ended 31st March 23. Income from sale of centrifuge latex processed from rubber plants grown in Darjeeling. तो ये rubber plant से ये जो किया हुआ है, तो रबर प्लांट से अगर होगा तो 3 लाख रुपए रबर प्लांट से लेटेक्स बनाया और उसको बेचा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। तो रबर प्लांट्स को ग्रो किया, लेटेक्स बनाया, बेचा, तो कितना परसेंट बिजनेस, कितना परसेंट एग्रीकल्चरल, 35% बिजनेस, बाकी सारा एग्रीकल्चरल। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन यरकॉड तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में हो रहा है, तो इंडिया के अंदर हो रहा है, तो यहां पर ग्रोन एंड क्योर्ड हो रहा है, दो ही प्रोसेसेस किए हुए हैं, तो 25% बिजनेस इनकम, बाकी एग्रीकल्चरल। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन कोलंबो, अच्छा कोलंबो, सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड एट चेन्नई। तो ये क्या एग्रीकल्चरल पोर्शन माना जाएगा इसमें? बिल्कुल भी नहीं। एग्रीकल्चरल पोर्शन तभी माना जाएगा अगर पूरा काम आप इंडिया में करते। ठीक है, तो आपने सारा प्रोसेसिंग तो कोलंबो में की, राइट? इवन इफ यू रिसीव्ड द कंसिडरेशन इन इंडिया, इट डजंट मेक इट एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये पूरी 2.5 लाख रुपए आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। हाँ, तो शिमला तो भारत में, तो 60% एग्रीकल्चरल, 40% बिजनेस। इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी एट कोचिन। बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरीड आउट बाय हर ऑन लैंड। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80,000 आपकी 100% एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो आओ एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स कितना, 3 लाख रुपए का आया, और बिजनेस इनकम इसमें कितनी आती है? बिजनेस इनकम इसमें 35% की आ जाती है। तो 3 लाख का 35% क्या आता है? 1,05,000, 1,05,000, 3 लाख माइनस 1,05,000 या आता है 1,95,000। दिस इज एग्रीकल्चर, 1,95,000 दिस इज एग्रीकल्चरल। उसके बाद सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। तो ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया 1 लाख रुपए की आ जाती है, 1 लाख रुपए, और ये 25%, तो 25,000 रुपए, तो 75,000 रुपए एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तमिलनाडु, 2.5 लाख रुपए तमिलनाडु। तो ये 100% आपकी बिजनेस इनकम है, 2.5 लाख रुपए। एग्रीकल्चरल इनकम कुछ भी नहीं मानी जाएगी। फिर शिमला में चाय 4 लाख रुपए, शिमला में चाय 4 लाख रुपए, शिमला में चाय 40% बिजनेस इनकम है। तो 4 4 16, 1,60,000 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा? 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ जाएगी। और उसके बाद सैपलिंग्स एंड सीडलिंग वाला, तो ये 80,000 रुपए, ये जो आएगा आपका 80,000 रुपए, ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल हो जाए। ठीक है, ये पूरा एग्रीकल्चरल हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको। तो ग्रॉस में 3 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख रुपए प्लस 4 लाख रुपए
प्लस 80,000 रुपए, तो ये कितना आता है, क्या आता है आपका 11,30,000, 11,30,000। ठीक, बिजनेस में 1,05,000 प्लस 25,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 1,60,000 प्लस, बस कुछ भी नहीं, तो 5,40,000 के बाद अभी आ जाओ ये देखते हैं। तो 1,95,000 प्लस 75,000 प्लस 2,40,000 प्लस 80,000 प्लस 80, ये हो गया आपका 5,90,000। ठीक, ये हो गया सर 5,90,000 रुपए। दिस इज ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Tenzing is engaged in composite business of growing and curing further processing of coffee in Coorg, Karnataka. The whole of coffee grown in his plantation is cured. Relevant information pertaining to the year ended 31st March 23 are given below. All right. Opening balance of car, only asset in the block as on 1st April 22, जिसकी WDV as on 31st March 21 minus depreciation ये था, ये 3 लाख रुपए, तो ओपनिंग WDV आ गया 3 लाख रुपए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी as on 1st April 22, तो ये आ गया 15 लाख रुपए। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी 3,10,000 रुपए। एक्सपेंडिचर फॉर क्योरिंग कॉफी 3 लाख रुपए। सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी 22 लाख रुपए। सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी आ गई 22 लाख रुपए की आ गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी आपकी 22 लाख रुपए की आ गई है। तो इसका बिजनेस ही टोटल ये है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। सेल वैल्यू कितनी है, 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए की सेल वैल्यू आ गई, माइनस करेंगे ये 3,10,000, 3 लाख रुपए। ठीक है, ये खर्चे आपके ग्रोइंग कॉफी के, क्योरिंग कॉफी के, ये हम लोग खर्चे माइनस करेंगे, 3,10,000, 3 लाख रुपए। ठीक है, हम ये जो दोनों कार पर डेप्रिसिएशन है इसको माइनस करेंगे, और ये जो प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है इसको माइनस करेंगे, और फिर हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा। इस प्रॉफिट को अब हम दो पार्ट्स में बांटेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी हो रही है। क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रोइंग और क्योरिंग कॉफी हो रही है, तो सिर्फ 25% बिजनेस इनकम होगी, बाकी सारी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। Besides being used for agricultural operations, the car is also used for personal use. Disallowance for personal use may be taken as 20%. ठीक है, तो depreciation सिर्फ उसका 80% ही मिलेगा। The expenses incurred for car running and maintenance are 50,000. ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा car running and maintenance का। Machines were used in coffee curing business operations. Compute the income arising from above activities. तो हम लोगों को नॉर्मल तरीके से ही प्रॉफिट निकालना है भाई, हमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट निकालना है। बिल्कुल मत सोचना कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम सिर्फ 22 लाख का दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नहीं, ये प्रिजम्पटिव नहीं है कि आप सिर्फ सेल वैल्यू को तोड़ो, नहीं, आप प्रॉफिट को तोड़ोगे। आप पहले अपना प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालने के बाद आप उसको 25-75% में तोड़ोगे। ठीक है, तो देखो सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी कितनी आई, 22 लाख रुपए की आई। सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी 22 लाख रुपए की आई। इसमें से हम माइनस करेंगे ग्रोइंग कॉफी का, या हाँ, ग्रोइंग कॉफी का एक्सपेंस हम 3,10,000 रुपए माइनस कर देंगे। 3,10,000 रुपए हमने ग्रोइंग कॉफी का माइनस किया, 3 लाख रुपए हमने क्योरिंग कॉफी का माइनस किया, 3 लाख रुपए हमने क्योरिंग कॉफी का माइनस किया। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशंस माइनस करेंगे, तो ये कार पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कार पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन 3 लाख रुपए पर 15% का नहीं, सिर्फ 80% और 50% लगेगा, क्योंकि 20% तो अपने बिजनेस में यूज है। ठीक है, अपने बिजनेस में नहीं, घर पे यूज है। तो पहले रनिंग एंड मेंटेनेंस कर लो चाहो तो। रनिंग एंड मेंटेनेंस क्या 50,000 है, पर क्योंकि 20% पर्सनल यूज के लिए है तो 80% ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन कार, तो 3 लाख रुपए पर 15% के रेट से इंटू 80%, 3 लाख रुपए पर 15% इंटू 80%, 36,000 रुपए ये आ गया। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख पर पूरा 15% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 15 लाख पर पूरा 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए। ठीक, 3,10,000 प्लस 3 लाख प्लस 45,000 प्लस 36,000 प्लस 2,25,000 रुपए, 9,16,000, 9,16,000। ठीक है, 22 लाख माइनस 9,16,000, 12,84,000, 12,84,000 रुपए।
ठीक है, 12,84,000 रुपए ये आपका आ गया है। ओह, ये गलत हो गया। ठीक है, 12,89,000 रुपीज। अब इस 12,89 का 25% ये बिजनेस हो जाएगा, तो 12,89,000 का 25% बिजनेस इनकम 322,250, 322,250 और 1289 में से 322,250 माइनस करेंगे 966,750, 966,750 ये आ गई आपकी एग्रीकल्चरल। ठीक है सर, ये आ गई आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। एंड नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है टैक्सेबल कर दिया जाता है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन इसका टैक्सेबल कर दिया जाता है। वो कैसे किया जाता है आओ वो देखते हैं। हम इसको अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ मिला लेते हैं। देखो कैसे, if three conditions are satisfied then agricultural income shall be partially integrated with non agricultural income. The conditions are, कौन कौन सी वो conditions है, let's see। पहला, assessee should be individual HUF, AOP, BOI, AJP. Net agricultural income exceeds 5,000 रुपए पर मंथ। नेट एग्रीकल्चरल इनकम आगे 5,000 रुपए पर मंथ से एक्सीड करेगी। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द बेसिक लिमिट रेलेवेंट फॉर द असेसी। तो जो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, जो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करनी चाहिए, मतलब वो 2.5 लाख रुपए से या 3 लाख रुपए से या 5 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, देखो सबसे पहला स्टेप 1, एड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विद नेट एग्रीकल्चरल इनकम, कंप्यूट टैक्स ऑन द एग्रीगेट अमाउंट। तो पहले आप एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल मिलाकर टैक्स कैलकुलेट करो, फिर एड नेट एग्रीकल्चरल इनकम एंड द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल टू द एसएससी। ठीक है, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, इसमें आप एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करो और फिर आप टैक्स निकालो। ठीक है, पहले आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम लो और फिर आप टैक्स निकालो, फिर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चरल इनकम लो, फिर आप टैक्स निकालो। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, स्टेप 1 स्टेप 2 का आप डिफरेंस ले लो। ठीक है, उसके बाद द सम सो अराइव्ड एट शैल बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, इट वुड बी रिड्यूस्ड बाय द रिबेट इफ एनी अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A। तो ये जो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 है, ठीक है, ये आया, इसको आपने सरचार्ज वगैरह से इंक्रीज कर दिया। देयर आफ्टर इट वुड बी इंक्रीज बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। द प्रोसेस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, अभी हम एग्जांपल जब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, आओ देखो, Mr. X, a resident, has provided the following particulars of his income for the previous year 21-22. Income from salary computed आगे 2,80,000, income from house property ये भी आगे 2,50,000, agricultural income from land in Jaipur 4,80,000, expenses incurred in earning agricultural income 1,70,000 रुपए। ठीक है, 1,70,000 रुपए ये आपका आ गया है। Now compute his tax liability for assessment year 22-23 assuming his age is 45 years। ये एक्चुअली 22-23 नहीं, आप इसको प्रीवियस ईयर 21-22 दिया हुआ है, चलो आप इसको चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 कर दो, असेसमेंट ईयर 23-24 कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि लॉ में कोई खास चेंज नहीं आया है। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले 40 इयर्स की एज मानकर, दो तरीके से आपको सॉल्व करना है, 45 इयर्स की एज मानकर और 70 इयर्स की एज मानकर। तो यहां पर 45 इयर्स की एज है, 40 नहीं। ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि 60 से कम के लिए टैक्स रेट्स वही हैं। अब देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आई, इनकम फ्रॉम सैलरी आई आपकी 2,80,000 रुपए। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 2,80,000 रुपए। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड आई आपकी 2.5 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड आ गई 2.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर 4,80,000 रुपए। ठीक है, 4,80,000 रुपए की आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आई और 1,70,000 रुपए इस पर खर्चा मिला। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई, 4,80,000 माइनस 1,70,000, 4,80,000 माइनस 1,70,000, ये हो गए 3,10,000, 3,10,000। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, तो 3,10,000 ये आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, ये आ गया। तो अभी टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कितनी आई, 2,80,000 प्लस 2,50,000, ये आ गई 5,30,000 रुपए।
ये 5,30,000 रुपए, ठीक है। कोई डिडक्शन वगैरह नहीं था, तो 5,30,000 रुपए हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकल कर आई। एग्रीकल्चरल इनकम हमारी 3,10,000 रुपए की है, ठीक है। क्या एग्रीकल्चरल इनकम को हटाकर जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है? हाँ, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। तो क्या पार्शियल इंटीग्रेशन होगा? हाँ, पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। कैसे होगा आओ देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज 5,30,000 रुपए, ठीक, और एग्रीकल्चरल इनकम इज 3,10,000 रुपए। तो ये कितना आता है? 8,40,000 रुपए, 8,40,000 रुपए। अब आप इस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो पहले 2.5 लाख पर निल, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500, ठीक है, यही होता है ना। 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, यही होगा। ठीक, और उसके बाद 5 लाख से 840, 20%, 68,000। तो टोटल टैक्स कितना आया? 12,500 प्लस 68,000, 80,500 आया, ठीक। ये तब अगर एग्रीकल्चरल इनकम भी पूरी तरह से टैक्सेबल होती तो, ठीक है। अब बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चरल इनकम पे आओ। एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 3,10,000 रुपए। बेसिक एग्जेम्पशन कितना है? 2.5 लाख रुपए। ये कितना आ गया? 5,60,000 रुपए। अब 5,60,000 पर इनकम निकालो। तो पहले 2.5 लाख पर निल, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, और अब 5 लाख से 5 60, 60,000 पर 20%, यह आता है आपका 12,000 रुपए। तो 24,500 रुपए, 24,500 रुपए आ गया आपका, ठीक है। अब देखो, दिस माइनस दिस, दैट विल बी द टैक्स पेएबल, दैट विल बी द टैक्स पेएबल, ठीक है। तो 80,500 माइनस 24,500, 80,500 माइनस 24,500, 80,500 माइनस 24,500, क्या आया? 56, ठीक है। दिस विल बी योर टैक्स पेएबल। तो टैक्स पेएबल, टैक्स लायबिलिटी एज पर स्टेप 3, ये 56,000, और इस पर अब आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो 4% का, 2240, 2240, 58,240। इस तरह से एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया गया। कैसे? देखो, अगर आपकी सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लेते आप 5,30,000, तो आपका टैक्स कितना आता? अगर आप सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लेते 5,30,000, अगर एग्रीकल्चरल इनकम ट्रूली एग्जेम्प्ट कर दी जाती, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, तो फिर सिर्फ 5,30,000 रुपए पर टैक्स आता। कैसे आता? देखो, 0 से 2.5 निल, 2.5 से 5 12,500, और 5 से 5 30, 5 से 5 30, यानी 30,000 पर 20% प्लस 12,500, तो टैक्स आता 18,500। अगर एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती तो ये आता 18,500, ठीक है। लेकिन अभी टैक्स कितना आ रहा है? अभी टैक्स आया आपका 56,000 आ गया, ठीक है, 56,000 आ गया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो तब भी हम ऐड करते हैं, अभी भी ऐड कर रहे हैं, राइट। तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये कैसे हुआ? ये जादू कैसे हुआ? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स आता सिर्फ 18,000 रुपए। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम थी आपकी, कहां गई? 5,30,000 रुपए की। पर एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से ये टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे? कैसे कि यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी इनकम को पुश कर दिया। पहले 5,30,000 रुपए की इनकम पर, पहले 5,30,000 रुपए की इनकम पर आपको 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिल रहा था, लेकिन अब आपने बेसिक एग्जेम्पशन के ऊपर रख दी वो 5,30,000 की लिमिट। तो जो बेसिक एग्जेम्पशन मिल रहा था वो आपका नहीं मिला। तभी यहां पर ये किया ना, तभी तो ये देखा गया कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चरल का पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या किया? पहले दोनों को, नॉन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल मिलाकर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, फिर बेसिक प्लस एग्रीकल्चरल पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की,
ठीक है, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया और अब आपके पास ये 56 बचा। दिस इज योर अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आ जाओ नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अज्यूमिंग कि ये 70 साल के, तो अगर ये 70 साल के तब भी इनकम वगैरह सेम आएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, 280, 2.5, तो वही आएगा 2,80,000, 2,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख, ये 3,10,000, ये 3,10,000, ये आपका नील हो गया। तो ये 5,30,000 आ जाएगी आपकी इनकम, 5,30,000 ये आपकी इनकम आ गई। माइनस कर दो 5,30,000 रुपए, ये आपकी इनकम आ गई है। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5,30,000 रुपए है, एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 3,10,000 रुपए है। इसको करेंगे तो 8,40,000 रुपए ये आपका आ जाता है। अब क्योंकि ये 70 साल की एज है, क्योंकि इनकी एज जो है वो 70 साल की है, एज 70 साल की है, तो फिर 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा। 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 5, 2 लाख पर 5%, 2 लाख पर 5% कितना आता है, 10,000 आता है। 2 लाख पर 5% 10,000 आएगा। और 5 से 8 40, 8 40 माइनस 5 20%, ये आता है 68,000। तो 78,000 ये हो गया आपका 78,000। ठीक है, उसके बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड करेंगे इसको, 3,10,000 एग्रीकल्चरल इनकम, बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख, तो ये आया 6,10,000। इस पर निकालते हैं तो 3 लाख तक तो नील है, 3 से 5 10,000 है, और उसके बाद 5 से 6 10, 1,10,000 पर 1,10,000 पर 20%, कितना आया 22,000 रुपए, तो 32,000 रुपए। तो 78 माइनस 32 कितना आया, 78 माइनस 32 करके 46,000। अब इस 46,000 पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाएंगे, 1840, तो ये हो गया 47,840, 47,840, एंड दिस कंप्लीट्स आवर पीजीबीपी एज वेल। ठीक है, दिस कंप्लीट्स आवर पीजीबीपी एज वेल। आई होप ये पांचों के पांचों हेड्स कंप्लीट करने में जितना मजा मुझे आया उतना ही मजा आप लोगों को भी आया होगा। मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। कल हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे, राइट। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे, आप स्टार्ट लर्निंग पर आ जाएंगे। स्टार्ट लर्निंग पर आने के बाद आप यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, सीए पर क्लिक करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आएंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आने के बाद आप यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखेंगे, आइकॉनिक, प्लस और लाइट। गेट प्लस पर आप लोग क्लिक करेंगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप मेरा कोड डाल दीजिएगा निश10, अप्लाई कर दीजिएगा। अगर कोई ऑफर होगा तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा ऑन द डेट व्हेनेवर यू वाचिंग दिस सेशन। जब भी अगर आप ये वाला सेशन देख रहे हो तो अगर कोई भी ऑफर वगैरह होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।